नमस्कार दोस्तों, आज हम देश के उस महान सपूत की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। आज का दिन वैसे तो पूरे देश के लिए गौरव का दिन है, लेकिन पलवल के लिए आज के इस दिन का विशेष महत्व है। हो भी क्यों ना, क्योंकि पलवल ने नेताजी को अपने पास बड़ी शिद्दत से महसूस किया है। आज भी पलवल की सरजमी उस दिन को याद कर खुद को गौरवान्वित महसूस करती है, यानी गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन को, जो वर्ष था 1938 का, जबकि भारत माता के लाडले नेताजी सुभाष चंद्र बोस पलवल आए थे। एक बात का जिक्र यहाँ करेंगे कि भले ही लाख विरोधाभास रहे हों, लेकिन पलवल का गांधी आश्रम नेताजी के महात्मा गांधी के प्रति अगाध प्रेम व समर्पण का प्रतीक रहेगा। उस गांधी आश्रम जिसकी की आधारशिला नेताजी ने खुद अपने हाथों से रखी थी। उद्देश्य यह था कि महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी की यादें लोगों के जहन में चिरस्थायी बनी रहें। यहाँ एक बात का जिक्र और भी होगा कि इतिहास हमेशा इस बात का साक्षी रहेगा, इतिहास में एक बात हमेशा दर्ज रहेगी कि पलवल की ही जमीन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यदि आज़ादी जिस दिन भी मिलेगी वे उसे गांधी जी के चरणों में लाकर गांधी जी को सौंप देंगे। आज का दिन एक और बात के लिए हमेशा याद किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। हालांकि उनकी जो प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा, जो बड़ी प्रतिमा लगनी है, वह तो इस कार्य के पूरा होने के बाद लगेगी, लेकिन आज प्रतीकात्मक रूप में प्रतिमा का अनावरण किया गया। दोस्तों, जिस स्थान पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है, वहां पर पहले ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी। नेताजी की इंडिया गेट पर प्रतिमा लगाने की घोषणा के बाद से ही पूरे देश में, कहें तो पूरे विश्व में, एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, इस बात का जिक्र इस बात लिए क्योंकि जिस स्थान पर प्रतिमा लगी है वो देश के पहले शासक के रूप में लगाई जाती है। चलिए आज जानते हैं कि आखिर कैसे 1947 से पहले ही नेताजी ने कर दिया था भारत की पहली आजाद सरकार का गठन। किस प्रकार नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री माने जा सकते हैं। तो यह बात यूं शुरू होती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की पहली स्वतंत्र अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसका नाम था आजाद हिंद सरकार। नेताजी ने इस सरकार का गठन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में किया था। नेताजी ने इस सरकार को आजाद भारत की पहली अर्जी हुकूमत आजाद हिंद कहा था। इसे निर्वासित सरकार यानी कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल, यानी कि जो देश के बाहर से काम करती हैं, कहा जा सकता है। नेताजी ने गवर्नमेंट इन एग्जाइल का गठन करते ही भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत कर दी थी, यानी कि आर्म्स वार, हथियारों के साथ युद्ध। बोस को यकीन था कि यह सशस्त्र संघर्ष ही देशवासियों को आज़ादी हासिल करने में मदद करेगा। बाद में जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी नेताजी की अगुवाई वाली आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया। निर्वासित या कहें तो गवर्नमेंट इन एक्साइल सरकार में नेताजी हेड ऑफ स्टेट थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे। महिला संगठन की कमाल संभाल रखी थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने, और इस सरकार के प्रचार विंग के जो मुखिया थे वे थे S.A. अय्यर।
क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस को नेताजी का प्रधान सलाहकार बनाया गया था। आज़ाद हिंद सरकार के पास अपना बैंक था, अपनी करेंसी थी, अपना सिविल कोड था और स्टैंप भी अपनी थी। बोस ने आज़ाद हिंद फौज में देश की पहली महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट का गठन भी किया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वर्ष 2017 में नेताजी के प्रपौत्र चंद्र बोस ने कहा था कि इस देश के भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख थे और उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप में भारत का झंडा लहराया था। ऐसे में नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, भले ही वह निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री थे। देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के असली तथ्यों की जानकारी देने के लिए आज़ादी की लड़ाई का इतिहास दोबारा लिखा जाना चाहिए। यह बात वर्ष 2017 में नेताजी के प्रपौत्र चंद्र बोस ने कही थी। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि नेताजी द्वारा गठित देश की पहली आज़ाद सरकार को उस समय धुरी राष्ट्रों के गुट में शामिल 8 देश थे जो धुरी राष्ट्र माने जाते थे, यानी कि जर्मनी, जापान, इटली, क्रोएशिया, थाईलैंड, बर्मा, मंचूरिया और फिलीपींस। इन 8 देशों ने मान्यता दी थी और आज़ाद हिंद सरकार का समर्थन किया था। नेताजी की अस्थायी सरकार के गठन में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसमें जापानी सेना का भी अहम रोल रहा था। इस सरकार के गठन के लिए नेताजी ने सिंगापुर को चुना था, क्योंकि उस समय सिंगापुर पर जापान का कब्जा था। जापान उस समय अंग्रेजों के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध के लिए बने जर्मनी के नेतृत्व वाले धुरी राष्ट्र का प्रमुख सदस्य था। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर गवर्नमेंट इन एग्जाइल यानी कि निर्वासित सरकार होती क्या है, इनका वजूद क्या होता है। निर्वासित सरकार यानी गवर्नमेंट इन एग्जाइल एक ऐसा राजनीतिक समूह होता है जो किसी देश की वैध सरकार होने का दावा करता है, लेकिन यह किसी अन्य देश में रहने की वजह से सरकार की कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ होती है। आमतौर पर निर्वासित सरकारों की योजना एक दिन अपने मूल देश में लौटने और औपचारिक सत्ता हासिल करने की होती है। निर्वासित सरकारों का चलन नेताजी द्वारा यानी कि जो आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ उससे पहले भी था और आज तक भी निर्वासित सरकारें दुनिया में काम कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है तिब्बत, जहां दलाई लामा द्वारा 1959 में गठित तिब्बत की निर्वासित सरकार आज भी भारत की राजनीतिक शरण में रह रही है, क्योंकि तिब्बत पर चीन ने कब्जा जमा रखा है। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई में नेताजी ने अहम भूमिका निभाई थी, यह निर्विवाद सत्य है। आज़ादी की लड़ाई में नेताजी का जो महत्वपूर्ण योगदान था उसे कोई भूल नहीं सकता। वे कई बार जेल गए। 1940 में अंग्रेजों ने नेताजी को कलकत्ता में उनके घर पर नजरबंद कर दिया था। कड़े पहरे के बावजूद वे 26 जनवरी 1941 को कैद से भाग निकले और काबुल और मॉस्को के रास्ते होते हुए अप्रैल में हिटलर के शासन वाले जर्मनी पहुंच गए। जापान के साउथ ईस्ट एशिया पर हमले के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मई 1943 में जापान पहुंचे थे। जुलाई 1943 में ही उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने भारत की पहली स्वतंत्र अस्थायी सरकार के गठन का ऐलान कर दिया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए नेताजी ने अपना एक प्रसिद्ध नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में देश की पहली निर्वासित सरकार के गठन के बाद आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ी थी। बोस की आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने रंगून की ओर बढ़ी थी और वहां से 18 मार्च 1944 को भारत में दाखिल हुई। आज़ाद हिंद फौज ने कोहिमा और इम्फाल में अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हालांकि जापान की वायुसेना की मदद ना मिल पाने के कारण आज़ाद हिंद फौज को वहां हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन वह युद्ध इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण और 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में नेताजी की कथित तौर पर मौत के बाद आज़ाद हिंद फौज का सफ़र थम गया। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने माना था कि भारत की आज़ादी की प्रमुख वजहों में सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में
आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियां प्रमुख थी और उस गतिविधियों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। दोस्तों, जब आज़ाद हिंद सरकार की हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, आपसे बात की है, तो आपको यहाँ यह भी बता दें कि आखिर क्यों जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री हैं या क्यों माने जाते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री। आज़ादी से ठीक पहले 29 अप्रैल 1946 को हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में महात्मा गांधी के समर्थन से जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उस समय भारत की आज़ादी की तैयारी थी, यानी कि भारत आज़ाद होने की दहलीज पर खड़ा था। ब्रिटिश शासन के दिन लद रहे थे और आज़ाद भारत की पहली अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी और कांग्रेस के अध्यक्ष को ही देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना था। कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पहले ही थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बाद गठित पहली अंतरिम सरकार के प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में संप्रभु भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर 15 अगस्त 1947 के दिन लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया था। यानी इसके साथ ही वे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए थे। नेहरू 1951, 1957 और 1962 में चुनाव जीतते हुए 17 साल तक भारतवर्ष के प्रधानमंत्री रहे। इसी पद पर रहते हुए यानी कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 27 मई 1964 को हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी। तो दोस्तों, नेताजी जी की जयंती के अवसर पर आज हमने आपको आज़ाद हिंद सरकार और वर्तमान की भारत सरकार, इन दोनों के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ साथ आज के दिन को इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार ने 2 घोषणाएं की। एक तो जो 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है गणतंत्र दिवस का, वह अब मात्र 1 दिन के बजाय 4 दिन चलेगा, यानी कि 23 जनवरी से 26 जनवरी तक। और दूसरी बात, आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण इंडिया गेट पर किया गया। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस और उससे पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर यह थी देश रोजाना की आज महत्वपूर्ण प्रस्तुति। भविष्य में इस प्रकार के आयोजनों पर, इस प्रकार के कार्यक्रमों पर देश रोजाना आपके साथ नई जानकारियों के साथ आता रहेगा। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। जमीन अपनी, बजट अपना, पूरा होगा घर का सपना। जी हां, आपका यह सपना साकार होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर प्रदूषण मुक्त व शांत वातावरण में सिर्फ एकमात्र गेटेड सोसाइटी अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल में। अवैध कॉलोनी से कम रेटों पर सभी सुविधाओं से सृजित कॉलोनी, जहां आपको हरियाणा सरकार की दीनदयाल जन आवासीय योजना के अंतर्गत मिडिल क्लास के लिए आवास पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल। यहाँ आपको 80 वर्ग गज से लेकर 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आसान किश्तों पर और तुरंत रजिस्ट्री के साथ ही बैंक लोन, स्टील डोर 4 फ्लोर बनाने की मंजूरी, 24/7 पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बूस्टर के साथ वाटर सप्लाई,
ओपन जिम के साथ पार्क, 3226 वर्ग गज का सामुदायिक केंद्र, सीसीटीवी के साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अशोका सिटी से 5 मिनट की दूरी पर हुडा सेक्टर 2, 10 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड, 5 मिनट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 15 मिनट की दूरी पर केएमपी केजीबी, 20 मिनट की दूरी पर बल्लभगढ़ मेट्रो, 30 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पर पलवल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपने सपनों का प्लॉट। कॉल करें 8235060606 पर, 8335060606 पर।